नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आपका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज अंग्रेजी भाषा में एक टॉपिक है वॉयस, जिसका हिंदी अर्थ होता है ध्वनि या व्यक्ति द्वारा कहा गया कथन। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में वॉयस का बड़ा ही महत्व है। वॉयस जिसकी स्पेलिंग होती है VOICE, वॉयस की हिंदी होती है, वॉयस की हिंदी होती है वाच। वाच्य व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को ही वॉयस कहते हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को ही वॉयस कहा जाता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति से के मुख से जो ध्वनि निकलती है उसी ध्वनि को ही वॉयस कहते हैं। वॉयस इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं। वॉयस अंग्रेजी भाषा में दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका एक्टिव वॉयस होता है ACTIVE VOIC, एक्टिव वॉयस, जिसका हिंदी अर्थ होता है करती वाच। एक्टिव वॉयस। दूसरा आपका होता है पैसिव वॉयस। दूसरा वॉयस आपका पैसिव वॉयस है PASSIVE, पैसिव VOICE, पैसिव वॉयस, जिसका हिंदी अर्थ होता है कर्मवाच। एक्टिव वॉयस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है या क्रिया द्वारा कर्ता की प्रधानता बतलाई जाती है या विशेषता बतलाई जाती है, जबकि पैसिव वॉयस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। पैसिव वॉयस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है, अर्थात किसी भी सेंटेंस में वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट की विशेषता बतलाई जाती है या ऑब्जेक्ट की अर्थात कर्म की ओर फोकस किया जाता है, जबकि एक्टिव वॉयस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है या सब्जेक्ट की विशेषता बतलाई जाती है या क्रिया द्वारा सब्जेक्ट की ओर फोकस किया जाता है, ध्यान आकर्षित किया जाता है। दोस्तों, हम भेद के आधार पर कुल 12 टेंसेस पढ़ते हैं, जिनमें प्रत्येक टेंस के 4 भेद बतलाए जाते हैं। जैसे पहला आपका भेद होता है इनडिफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम एक्टिव वॉयस में कुल 12 टेंसेस को भेद के आधार पे पढ़ते हैं, अर्थात एक्टिव वॉयस में भेद के आधार पे सभी 12 टेंसेस होते हैं जो हम ट्रांसलेशन अर्थात अनुवाद करते समय पढ़ते हैं टेंस के दौरान। जबकि पैसिव वॉयस में उन 12 टेंसेस में से केवल 8 ही टेंसेस का पैसिव वॉयस बनता है। उन 12 टेंसेस में से 8 टेंसेस भी उन्हीं भेद के आधार से निकलते हैं। उन 4 भेदों में से जो पहला भेद होता है इनडिफिनिट के 3 टेंस होते हैं पैसिव वॉयस में, अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट। भेद के आधार पर इंडिफिनिट के 3 टेंसेस प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट, इनका पैसिव वॉयस बनता है। कॉन्टिन्यूअस भेद पे जब आते हैं तो कॉन्टिन्यूअस के केवल 2 ही टेंसेस पैसिव वॉयस में बनते हैं, जिनमें पहला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो पैसिव वॉयस है वो नहीं बनता है, अर्थात फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉयस नहीं बनाया जाता है। आपका इसके बाद कॉन्टिन्यूअस के बाद आपका परफेक्ट भेद आता है। परफेक्ट के 3 टेंसेस अर्थात प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर, कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों का भी पैसिव वॉयस बनता है। इस प्रकार इंडिफिनिट के 3 टेंस और कॉन्टिन्यूअस के 2 टेंस और परफेक्ट के 3 टेंस, अर्थात कुल मिलाकर के 8 टेंसेस का पैसिव वॉयस बनता है। जिन टेंसेस का पैसिव वॉयस नहीं बनता है उन टेंसेस में कॉन्टिन्यूअस का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस छूटता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भेद के 3 टेंसेस छूट जाते हैं, जिनमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
छूट जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में तो कुल भेद के आधार पर 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में उन्हें 12 टेंसेस में से केवल 8 ही टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। जिनमें एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो 8 टेंसेस हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस प्रकार से कुल 8 टेंसेस होते हैं जिनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते समय हमें किन किन बातों का, किन किन सावधानियों का ध्यान देना पड़ता है, ठीक ना। जिनमें सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो टेंसेस का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, सहायक क्रियाओं का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इन सब को देखते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि एक्टिव वॉइस में तो वर्ब की फॉर्म होती है वे अपने टेंसेस के अनुसार भिन्न भिन्न फॉर्मों में प्रयोग की जाती हैं, किंतु जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो हमेशा सदैव क्रिया की केवल थर्ड फॉर्म ही प्रयोग की जाती है, सदैव क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। इसलिए इस बात को हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पैसिव वॉइस बनाते समय जब भी किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनता है तो उस समय पैसिव वॉइस में सदैव ही क्रिया की तीसरी अवस्था, क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। आइए चलते हैं, कुछ विशेष बातें देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन वाक्य का किस प्रकार किया जाता है, किसी भी सेंटेंस का परिवर्तन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार किया जाता है। परिवर्तन हेल्पिंग वर्ब के आधार पर किस प्रकार करते हैं आगे देखेंगे। देखते हैं कि जब हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है तो हम जिन 12 टेंसेस को हम एक्टिव वॉइस में देखते हैं उनका जब पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है तो केवल 8 ही टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। लेकिन हम देखते हैं कि किस किस टेंस का, उन 8 टेंसों का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। ये सभी टेंसेस का परिवर्तन सहायक क्रिया के आधार पर देखा जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इस टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो किस टेंस की सहायक क्रिया उसके पैसिव वॉइस में प्रयोग की जाएगी। इस आधार पर हम इस टेंसेस का परिवर्तन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो तीनों इंडेफिनिट भेद होते हैं, जो इंडेफिनिट भेद के तीनों टेंसेस होते हैं, जैसे पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब इसका परिवर्तन पैसिव वॉइस में किया जाता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को बनाने के लिए जिन सहायक क्रिया का प्रयोग करना पड़ता है उस सहायक क्रिया को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से उठाते हैं। देखिए एजेएमआर सिंपल प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया है, जो साधारण आप पढ़ते हैं टेंस, प्रेजेंट टेंस, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, अवस्था अथवा दशा का वर्णन किया जाता है, उस टेंस से हम सहायक क्रिया एजेएमआर को चुरा लेते हैं या वहाँ से एजेएमआर को ले लेते हैं। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया एजेएमआर का प्रयोग किया जाता है सदैव। इसके साथ साथ सदैव एक बात ध्यान रखिए कि पैसिव वॉइस में सदैव क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात दूसरा टेंस आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो हमें इसकी सहायक क्रिया के लिए पास्ट टेंस में जाना पड़ता है। जो साधारण आपका पास्ट टेंस है वहाँ जाना पड़ता है। तो वहाँ हम जाते हैं तो देखते हैं कि साधारण पास्ट टेंस की सहायक क्रिया वाज और वेयर होती है। जिस प्रकार वहाँ एक वचन तथा आई के साथ वाज का प्रयोग होता था, उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाते समय आई तथा एक वचन के साथ वाज का प्रयोग होगा तथा बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका तीसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
इंडेफिनिट भेद के आधार पे तीसरा टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, जिनका पैसिव वॉइस बनाते समय हमें भी इस टेंस अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें इसके साधारण में अर्थात फ्यूचर टेंस में जाना पड़ेगा। जब हम साधारण फ्यूचर टेंस में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ सहायक क्रिया विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हमें सहायक क्रिया विल बी और शैल बी का प्रयोग करना पड़ेगा और सदैव क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, सदैव क्रिया के थर्ड फॉर्म आएगी। चलिए आगे देखते हैं। आपका चौथा टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। चौथा टेंस आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जब बात करते हैं, जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी सहायक क्रिया इज एम आर प्रयोग होती है और इसके पैसिव वॉइस में भी सहायक क्रिया इज एम आर ही का प्रयोग हुआ है। लेकिन यह स्वयं अपने ही टेंस में रहता है, लेकिन जैसे ही इसका पैसिव वॉइस परिवर्तन होता है इज एम आर के साथ बीइंग एक नया शब्द आ जाता है, बीइंग लग जाता है, अर्थात इन सभी क्रियाओं के साथ बीइंग लग जाता है तो सहायक क्रियाएं वहां से हो जाती हैं इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में सहायक क्रियाओं का प्रयोग इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं तो आता है का कंटीन्यूअस का जो दूसरा वाला टेंस है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखते हैं तो सहायक क्रिया वाज और वेयर का प्रयोग होता है, किंतु इसका जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो पैसिव वॉइस में भी सहायक क्रिया वाज वेयर का ही प्रयोग होता है, लेकिन एक शब्द बीइंग बढ़ जाता है जिसकी स्पेलिंग लिखा होता है BEING। कंटीन्यूअस के दोनों टेंसेस में बीइंग शब्द उन सहायक क्रियाओं के साथ जुड़ जाता है और क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इन टेंसेस का एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन होता है सहायक क्रियाओं के आधार पे। आगे चलते हैं, देखते हैं तो छठवां नंबर का टेंस आपका आता है परफेक्ट। कहने का मतलब परफेक्ट के तीनों टेंसेस होते हैं, जिनमें पहला टेंस है आपका परफेक्ट में छठवें नंबर का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिनके पैसिव वॉइस में बनाते समय हम देखते हैं सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जा रहा है। तो हैज बीन और हैव बीन आप देखते हैं तो भेद के आधार पर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है उस टेंस में सहायक क्रिया प्रयोग किए थे आप हैज बीन और हैव बीन का। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सहायक क्रिया कहाँ से चुराते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से उठा लेते हैं जाकर के और क्रिया की सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब आते हैं आप पास्ट परफेक्ट टेंस में तो यहाँ भी वही होता है, सीधे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन को हम वहाँ से चुरा लेते हैं और हमारा वाक्य पैसिव वॉइस में बन जाता है। आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो यहाँ भी सहायक क्रिया का परिवर्तन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अनुसार देखने को मिलता है, अर्थात हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया विल हैव बीन अथवा शैल हैव बीन का प्रयोग हुआ था और यहाँ भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग हुआ है, अर्थात हम कह सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो परिवर्तन होता है सहायक क्रिया के आधार पे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस से सहायक क्रियाओं को ले लिया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आठों टेंसेस का परिवर्तन उनके सहायक क्रियाओं के आधार पे किस प्रकार से होता है। फिर से एक बार देख लिया जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो परिवर्तन होता है पास्ट साधारण प्रेजेंट टेंस में साधारण प्रेजेंट वहाँ की सहायक क्रिया इज एम आर हुआ करती थी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया वाज और वेयर का प्रयोग होता है, जो कि साधारण पास्ट टेंस की सहायक क्रिया थी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में विल बी और शैल बी प्रयोग की जाती है, जो कि फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया हुआ करती थी, या हम लोग फ्यूचर टेंस में इस सहायक क्रिया को पढ़े थे। आगे आते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है। चौथे नंबर का टेंस आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का परिवर्तन सहायक क्रिया तो स्वयं उसी टेंस की प्रयोग की जाती है, अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस की ही सहायक क्रिया प्रयोग की जा रही है, लेकिन इस सहायक क्रिया इज एम आर के साथ एक नया शब्द बीइंग जुड़ जाएगा, जिससे हम इसे कहेंगे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग।
और क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में सदैव क्रिया की थर्ड फॉर्म तीसरी अवस्था का ही प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं तो आता है पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया वही होती है, वाज और वेयर होती है, इसमें भी बिंग जुड़ जाता है। अगला आपका 6वें नंबर का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हुआ करती थी। उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस में जब देखते हैं तो उसके पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग होता है, जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हुआ करती थी। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इसकी भी सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन पैसिव वॉइस में होती है, और यह सहायक क्रिया भी फ्यूचर परफेक्ट के कंटिन्यूअस का है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया भी प्रयोग होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया के आधार पर टेंसेस का परिवर्तन इस प्रकार से होता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान रखें कि केवल पैसिव वॉइस उन्हीं सेंटेंसेस का बनता है जिस सेंटेंसेस में जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है। यदि किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो जान लीजिए उसका पैसिव वॉइस किसी भी कीमत में बनेगा नहीं। उस वाक्य का पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बन सकता, चाहे वह वाक्य खुद ही क्यों न बनने वाले टेंसेस में से ही हो, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट के किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। दूसरी बात, इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं कि पैसिव वॉइस केवल उन्हीं टेंसेस का बनता है जिनमें वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब इट मीन्स सकर्मक क्रिया, अर्थात जिस वाक्य में क्रिया सकर्मक होगी अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब होगा, अर्थात क्रिया के साथ कर्म आया होगा, उसी टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। चलिए देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ सामान्य नियम होते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे परिवर्तन होता है वाक्य का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। चलते हैं देखते हैं, थोड़ा सा देखा जाए। देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। एक्टिव वॉइस में भी आपका वाक्य सब्जेक्ट से शुरुआत होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर कॉम्प्लीमेंट आता है, फिर एसेट्रा आता है, फिर फुल स्टॉप आता है अगर साधारण वाक्य है तो। इसी प्रकार से हर सेंटेंसेस में चाहे अफर्मेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो, चाहे जो सब में परिवर्तन उसी प्रकार से होता है। तो उनके जो एक्टिव से पैसिव में बदलने का जो क्रम है वो है, पहला बिंदु है एक्टिव वॉइस में लिखे वाक्य का हम ऑब्जेक्ट देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होता है उस ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा बिंदु, जब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है तो सब्जेक्ट के अनुसार आगे सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। तो सहायक क्रिया हम जो नया सब्जेक्ट आपका प्राप्त होता है, सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ए सब्जेक्ट आपका नया है, अर्थात जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना है पैसिव वॉइस का, वही नया सब्जेक्ट, उसी नए सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब उसी नए सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब
लिखा गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। अब आता है वर्ब। अब क्या आता है? वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम इसी सब्जेक्ट के अनुसार ही करते हैं। इसके बाद आता है वर्ब। तो जान लीजिए कि तीसरे नंबर पे या तीसरा जो पॉइंट है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में प्रयोग की जाती है। वर्ब की हमेशा तीसरी अवस्था ही पैसिव वॉइस में प्रयोग की जाती है। वर्ब की तीसरी अवस्था, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस में प्रयोग किया जाता है, सदैव। इसे आप कह सकते हैं सदैव। सदैव वर्ब की तीसरी अवस्था ही प्रयोग की जाती है। इसके बाद जब वर्ब लिख देते हैं, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाया गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई। इसके बाद अब आता है जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, उसको हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उसको हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट के पहले इस ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का प्रयोग करते हैं। पांचवा पॉइंट आता है कि अगर आपका वाक्य ऑब्जेक्ट के बाद अन्य चीज भी आते हैं कुछ, तो उन अन्य चीज जैसे कॉम्प्लीमेंट या एसेट्रा हो गया, अगर वाक्य में कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आया हो अथवा एसेट्रा आया हो, तो उन सभी चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट के बाई के बाद जब ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, तो उसके बाद अन्य चीज़ों को लिख लेते हैं। अर्थात अंत में शेष बची चीजें लिख लेते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट और अन्य। ठीक, ये आपका 5 पॉइंट हो गया। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय टेंसेस के परिवर्तन के साथ साथ वाक्यों में उनके फार्मूले में क्या परिवर्तन होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्रिया, सहायक क्रिया, इनमें क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले किसी भी टेंस का वाक्य यदि आपके पास एक्टिव वॉइस में रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय सर्वप्रथम उस वाक्य के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। उस वाक्य के ऑब्जेक्ट को पहला नंबर, उस वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। दूसरे नंबर पे जैसे ही एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद, उसी नए सब्जेक्ट के बाद हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। टेंस के परिवर्तन के आधार पर के किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग होगी। जब सहायक क्रिया, जब नया सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद सहायक क्रिया उसके अनुसार लगा ली जाती है, तब हमें वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। तो सदैव पैसिव वॉइस में वर्ब की तीसरी अवस्था प्रयोग की जाती है, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। इसके बाद वर्ब का प्रयोग करने के बाद, वर्ब की तीसरी अवस्था प्रयोग करने के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम
उस ऑब्जेक्ट के पहले अर्थात जो पैसिव एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको जब जैसे ही पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, उस ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम उसके पहले बाई का प्रयोग कर लेते हैं, अर्थात बाई लगा लेते हैं और बाई लगा करके उस ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाता है, अर्थात पैसिव एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को लिख दिया जाता है। एक्टिव वॉइस का जब सब्जेक्ट लिखने के बाद अंत में जो चीज़ें एक्टिव वॉइस की बच जाती है, जैसे कॉम्प्लीमेंट हो गया, एक्सेट्रा हो गया, जितनी भी चीज़ें बचती है ऑब्जेक्ट पैसिव एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाई के बाद लिखने पर इन चीज़ों को लगा लेते हैं। इस प्रकार से हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वाक्यों का परिवर्तन कैसे हो रहा है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं, देखा जाए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वाक्य है, झुनझुन झुनझुन बगीचे में झुनझुन बगीचे में आम खाती है, आम खाती है, झुनझुन बगीचे में आम खाती है। देखिए यह हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण अर्थात अफर्मेटिव है। तो पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। इसका ट्रांसलेशन ही एक्टिव वॉइस में होता है। जान लीजिए कि जो भी होता है पहले से ट्रांसलेशन आपका एक्टिव वॉइस में रहता है, अर्थात हमारा वाक्य पहले से एक्टिव वॉइस में रहता है, उसको पैसिव वॉइस में बाद में बनाया जाता है। पहले इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। झुनझुन बगीचे में आम खाती है, तो सबसे पहले ता है, ती है, ते हैं आया है, अर्थात हमारा वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कैसा? वाक्य को पूरा पढ़ा जाए। झुनझुन बगीचे में आम खाती है, एक साधारण सी बात है, अर्थात हमारा वाक्य अफर्मेटिव है। अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। कौन बगीचे में आम खाती है, अर्थात उत्तर में क्या मिल रहा है? झुनझुन, अर्थात इस वाक्य का सब्जेक्ट झुनझुन हुआ। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट झुनझुन क्या खाती है? आम खाती है, अर्थात हमारा ऑब्जेक्ट जो हुआ आम हुआ। दूसरी बात, कहाँ खाती है? बगीचे में, हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया है, कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, अर्थात इसको हम इसका पहले ट्रांसलेशन किया जाए। झुनझुन झुनझुन इट्स द मैंगो, झुनझुन इट्स द मैंगो इन द गार्डन, in the garden। झुनझुन इट्स द मैंगो, झुनझुन इट्स द मैंगो इन द गार्डन, झुनझुन बगीचे में आम खाती है। देखिए यहाँ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आपको बताया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो, एक वचन का हो, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ झुनझुन नाम है, इसलिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग किया गया है। अगर देखिए इसका पैसिव वॉइस क्या होता है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस में वाक्य है, ये वाक्य आपका एक्टिव वॉइस में है। चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया इज एम आर, अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है। तो चलिए देखते हैं।
सर्वप्रथम क्या नियम था, पहला पॉइंट था कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे। देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आम था, क्या खाती थी, आम खाती थी, अर्थात आम को दी मैंगो को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हो जाएगा दी मैंगो। अब मैंगो एक वचन है तो सहायक क्रिया इज एम आर में से इज लगेगी। पैसिव वॉइस में चूंकि पैसिव वॉइस सहायक क्रिया इज लगती है, फिर आती है क्रिया की थर्ड फॉर्म। नए ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे ही हमारे पास नया सब्जेक्ट प्राप्त होता है, सब्जेक्ट के अनुसार हम सहायक क्रिया लगा लेते हैं। सहायक क्रिया के लगाने के बाद ही हमें क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। तो चलिए क्रिया क्या हो रही है, खाने का, अर्थात तो क्या करती है, झुनझुन खाती है, इट्स। तो इट का थर्ड फॉर्म होता है इट, एट, इटेन, EATEN। द मैंगो इज इटेन। इसके बाद आ गया, अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। चौथे पॉइंट पे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस का हमारा सब्जेक्ट है झुनझुन, तो झुनझुन को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाय का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बाय, फिर झुनझुन, बाय के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल गया। इसके बाद बचता क्या है, इस वाक्य में जो भी बचता है उसके आगे हम लिख देते हैं। तो हमारा बचा है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, बगीचे में। तो द मैंगो इज ईटन बाय झुनझुन इन द गार्डन, यह हमारा वाक्य पैसिव वॉइस में बदल गया। एक बार फिर देख लेते हैं, झुनझुन बगीचे में आम खाती है। यह हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसका जब हम ट्रांसलेशन किए एक्टिव वॉइस में बनाए तो बना झुनझुन इट्स द मैंगो इन द गार्डन। जब इसका हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सर्वप्रथम हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा है द मैंगो। जैसे ही द मैंगो को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो गया द मैंगो। अब सब्जेक्ट के अनुसार पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया प्रयोग की जाएगी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग होता है। इसलिए प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया एक वचन के साथ इज होगी, चूंकि द मैंगो एक सिंगल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए सहायक क्रिया इज होगी। फिर क्रिया की तीसरी अवस्था, क्रिया की थर्ड फॉर्म। क्रिया क्या हो रही है, खा रही है, झुनझुन बगीचे में आम खा रही, तो खाना क्रिया है। तो इट का थर्ड फॉर्म इट, एट, इटेन होता है, तो इटेन लिखेंगे। फिर अब देखते हैं कि इस एक्टिव वॉइस में जो वाक्य है इसका सब्जेक्ट क्या है, झुनझुन। तो झुनझुन को हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने से पहले उसके पहले हम बाय लगा लेंगे। तो बाय, फिर झुनझुन, फिर जो एक्टिव वॉइस का कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा जो भी चीज़ें बच जाती हैं उसके बाद हम लिख लेते हैं। तो इन द गार्डन। इस प्रकार से हमारा इस एक्टिव वॉइस वाक्य का पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो गया। चलिए आज हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इतनी ही बातें समझते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो के बाद हम अगले वीडियो में इसके आगे से चीज़ें ले आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।